गौरी को सुहागन के जोड़े में देखकर सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा हैरान रह गए। हवेली में फैले हुए धुएं की वजह से उन दोनों की आंखों में जलन हो रही थी और मुश्किल से वे आंखें खुली रख पा रहे थे। लेकिन गौरी बिना पलक झपकाए उनकी तरफ चली आ रही थी। गौरी को इस वेश में देखकर सिद्धार्थ ने गौरी से पूछने की कोशिश की कि वो ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं, लेकिन गौरी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गौरी उनकी मौजूदगी को नजरअंदाज करके आगे चलते जा रही थी। उन दोनों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो उनके रोके नहीं रुकी। गौरी उनसे पहले उस कमरे के रास्ते पर बढ़ चली। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा ने उसका पीछा किया। गौरी सारे कमरों से गुजरती हुई इस अग्निकुंड वाले कमरे में पहुंची। वहां पहुंचते ही वहां जलते हुए अग्निकुंड के पास गई और वहां पहुंचकर उसने अपने हाथ में रखी पूजा की थाल से उस अग्निकुंड की आरती उतारी। उसमें नारियल और फूल चढ़ाए और पूजा की थाली में रखा सिंदूर अग्नि में डालने लगी। उसी वक्त सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा भी वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि गौरी कुंड के पास खड़ी होकर पूजा कर रही थी। सिद्धार्थ ने गौरी को पुकारा, लेकिन गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को कहा, सिद्धार्थ, लगता है गौरी भी उस कुंड में जौहर करने जा रही है, रोको उसे। बूढ़े बाबा ने अपना वाक्य पूरा ही किया था कि गौरी ने अपने हाथ में रखी थाली अग्नि में डाल दी और हाथ में लगा हुआ सिंदूर अपने माथे पर लगाकर जोरों से बोली, जय भवानी, और कदम दो पीछे लेकर आगे की ओर अग्नि में कूदने के लिए छलांग लगा ही रही थी कि सिद्धार्थ भागते हुए पीछे से आया और उसने छलांग लगाकर गौरी को पकड़ लिया और आग में गिरने से बचा लिया। दोनों कुंड के पास पड़े हड्डियों के ढांचे पर गिर पड़े। नीचे गिरते ही गौरी होश में आई और अपने सिर पर हाथ रखते हुए कुछ सोचते हुए उसने सिद्धार्थ से पूछा, मैं यहां इन कपड़ों में क्या कर रही हूं? ये तो हमें पूछना चाहिए गौरी कि तुम इन कपड़ों में यहां आग में क्यों कूदने वाली थी, और अगर मैं वक्त रहते ना पहुंचता तो तुम तो इस आग में कूदकर अपनी जान दे चुकी होती। सिद्धार्थ ने कहा। गौरी ने अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर और कहा, मेरा सर फटा जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सिद्धार्थ ने गौरी को गले लगा लिया और उसे उठा के हवेली के बाहर लेकर आया। शाम हो चुकी थी, गर्मी भी कम हो चुकी थी। गौरी की तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए सिद्धार्थ ने उसे सर्किट हाउस लेकर जाना ही ठीक समझा। बूढ़े बाबा ने आवाज लगाकर एक गांव वाले को बैलगाड़ी लेकर आने को कहा और उस बैलगाड़ी में वे दोनों गौरी को लेकर सर्किट हाउस पहुंचे। वहां पर गौरी को उसके कमरे में उसके बिस्तर पर सुला दिया। मिस्टर बजाज ने गौरी को इस हाल में देखा और पूछा कि उसे क्या हुआ, लेकिन बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को इशारे से उन्हें कुछ भी बताने को मना कर दिया। सिद्धार्थ ने उनके सवालों को टालते हुए सिर्फ इतना कहा कि गौरी को आराम की जरूरत है, और वे लोग उसके कमरे से बाहर निकल गए। सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज खाना खाने बैठे थे। सिद्धार्थ जो हुआ उससे काफी परेशान लग रहा था। उसे गौरी की चिंता सता रही थी। उसके मन में विचार आ रहे थे कि आखिर क्यों हर नया दरवाजा खुलते ही सबसे पहले गौरी पर कोई न कोई आफत आ रही थी। उसने मन ही मन फैसला लिया कि अब से गौरी को अपने साथ कभी हवेली लेकर नहीं जाएगा। बूढ़े बाबा सिद्धार्थ से कहने लगे कि उन्होंने इस कमरे में कुछ ऐसा देखा है जो शायद सुराग हो सकता है। उन्हें जल्दी फिर से उस हवेली जाकर देखना होगा। मिस्टर बजाज ये सुनते ही उन दोनों को कहते हैं, कल सुबह चले जाना, इतनी रात को फिर से उस मनहूस हवेली में जाना ठीक नहीं होगा। आप दोनों कल सुबह चले जाना, और वैसे भी गौरी के साथ आपको भी आराम की जरूरत है। बूढ़े बाबा और सिद्धार्थ को उनकी बातें ठीक लगी और अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। सिद्धार्थ ने पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल आराम नहीं किया था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। सिद्धार्थ को नींद लगते ही थोड़ी ही देर में उसे एक अजीब सा सपना आया। उसे सपने में उसकी माँ दिखाई दी। उसकी माँ रसोई में खाना पका रही थी और 8 साल का सिद्धार्थ खेलते हुए रसोई घर में पहुंचकर मस्ती करने लगा। उसकी माँ ने उसे रसोई घर में मस्ती करने से मना किया और कहा कि बाहर जाकर खेले।
लेकिन सिद्धार्थ ने मां की बात नहीं मानी और रसोई घर में ही खेलते रहा। सिद्धार्थ ने खेलते खेलते अपना बॉल उछाला और बॉल जाकर चूल्हे पर लगी और चूल्हे पर गरम गरम तेल की कढ़ाई उसकी मां पर गिरी और मां दर्द से चिल्ला उठी। यह सपना देखते ही सिद्धार्थ नींद से जाग गया। सिद्धार्थ ने उसे बुरा सपना समझकर पानी पिया और फिर से सो गया। सिद्धार्थ को तुरंत ही नींद लग गई। नींद लगते ही सिद्धार्थ को फिर से सपना आया कि वो 12-15 साल का है और अपने माँ बाप के साथ छुट्टियां मनाने कहीं बाहर गया है और उनकी गाड़ी आधे रास्ते में खराब हो गई है। सिद्धार्थ गाड़ी से उतरकर पेशाब करने बाहर पेड़ की तरफ गया। उसकी माँ गाड़ी में ही बैठी थी और पापा बोनेट खोलकर गाड़ी ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। तब उसके पापा उसकी माँ से कार स्टार्ट करके देखने को कहते हैं और जैसे ही उसकी माँ गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाती है, वो कार ब्लास्ट हो जाती है। सिद्धार्थ फिर से डर के मारे उठ गया और इस बार सिद्धार्थ पसीने में लथपथ था। सिद्धार्थ ने फिर से बाजू के टेबल पर रखे जग से पानी पिया, कमरे का पंखा तेज करके फिर से सो गया। सिद्धार्थ को इस बार भी तुरंत ही नींद लग गई। सिद्धार्थ को फिर से सपना आता है। इस बार सपने में दिखता है वो 18-19 साल का है। उसके पापा ने उसके जन्मदिन पर नई बाइक तोहफे में दी है। वो खुश होकर सबसे पहले अपनी माँ को बाइक की सैर करवाने लेकर जाता है। बाइक पर वे दोनों कहीं दूर निकल जाते हैं और उसकी माँ उससे कहती है कि बहुत देर हो गई बेटा, हमें घर जाना चाहिए। और नई बाइक के जोश में सिद्धार्थ कहता है कि कुछ देर और माँ। ये कहकर बाइक पर वे दोनों किसी सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं और लौटने का रास्ता भूल जाते हैं। उसकी माँ परेशान हो जाती है और रोने लगती है। सिद्धार्थ उसकी माँ को शांत करने की कोशिश करता है। तभी अचानक वहां पर नर भेड़िया आता है और उनके पीछे दौड़ने लगता है। सिद्धार्थ बाइक को तेजी से भगाता है। नर भेड़िया तेजी से उनके पीछे भागता है। एक जगह पर आके सिद्धार्थ ने बाइक रोक दी क्योंकि वो रास्ता खत्म हो रहा था। सिद्धार्थ की मां डर के मारे चिल्लाने लगती है और नर भेड़िया भागते हुए पीछे से आता है और उसकी मां को उठा लेता है। सिद्धार्थ मां को बचाने के लिए बाइक से पेट्रोल निकालता है और नर भेड़िए पर छिड़कता है। फिर माचिस जलाकर नर भेड़िए पर फेंकता है, लेकिन नर भेड़िए की जगह उसकी मां जलने लगती है। सिद्धार्थ फिर से डर के मारे चिल्लाकर उठ गया और इस बार पंखा तेज होने के बावजूद पसीने से लथपथ हो गया था। सिद्धार्थ जागा और उठकर पानी पीने गया तो पता चला कि जग में पानी खत्म हो गया था। वो मटके से पानी भरने के लिए उठकर कमरे से बाहर रसोई घर में गया। रात के 3 बज रहे थे और सर्किट हाउस में भी सारे लोग सो गए थे। रसोई घर में कोई नहीं था। सारे लाइट्स बंद थे, जिसकी वजह से काफी अंधेरा छाया हुआ था। सिद्धार्थ रसोई घर पहुंचा और मटके में से पानी भरने लगा। सिद्धार्थ अपने मन में अभी भी उन 3 सपनों के बारे में सोच रहा था कि तीनों सपनों में उसकी मां जल रही थी। उसे अपनी मां की चिंता हुई कि कहीं उसकी मां किसी खतरे में तो नहीं। सिद्धार्थ सोच ही रहा था कि अचानक उसे किसी के रोने की आवाज आने लगी। सिद्धार्थ चौकन्ना हो गया और तुरंत ही आजू बाजू देखने लगा कि यह आवाज कहां से आ रही थी। उसे कोई नहीं दिखा। सिद्धार्थ तुरंत ही सर्किट हाउस में हर जगह देखने लगा, लेकिन आवाज कहां से आ रही थी यह पता नहीं लग पाया। सिद्धार्थ ने सोचा कि यह उसका भ्रम होगा और वो अपने कमरे में लौटने लगा कि उसे कमरे के बाहर वाली खिड़की से लाल साड़ी में एक औरत नजर आई जो सर्किट हाउस के आंगन में घूम रही थी। सिद्धार्थ को लगा कि वो गौरी तो नहीं थी। उसने गौरी के कमरे में जाकर देखा तो गौरी सो रही थी। उसने चैन की सांस ली और सोच में पड़ गया कि वो औरत कौन थी। सिद्धार्थ ने नीचे जाकर देखने का फैसला किया। वो नीचे उतरता है और सर्किट हाउस के दरवाजे को खोलकर बाहर जाता है। चारों तरफ एक बेचैन खामोशी थी। उस रात झिंगूर की आवाज भी नहीं थी। सिद्धार्थ ने आंगन में उस औरत को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कहीं पर वो औरत नजर नहीं आई। तब अचानक उसे सर्किट हाउस के बाग से किसी के रोने की आवाज आई। वो उस तरफ गया, लेकिन कोई दिखा नहीं। रोने की आवाज अभी भी आ रही थी। सिद्धार्थ का मन उससे आगे जाने से मना कर रहा था, लेकिन बिना पता लगाए डर कर पीछे लौटने वालों में से
सिद्धार्थ नहीं था। सिद्धार्थ आगे बढ़ता है और अंधेरे में वो रोने की आवाज कहां से आ रही है यह पता लगाने की कोशिश करने लगता है। सिद्धार्थ बागीचे के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गया था, जहां से जंगल की ओर जाने वाली पगडंडी शुरू होती थी। रोने की आवाज तेज हो गई थी। सिद्धार्थ ने यहां वहां देखा तो उसे एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखा, जिसके नीचे एक औरत बैठी हुई दिखी। वो औरत अपना सिर घुटनों के बीच दबा कर रो रही थी। सिद्धार्थ ने उस औरत को आवाज लगाई, बाईसा, बाईसा, आप कौन हो? आप रो क्यों रही हो? लेकिन उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ का मन थोड़ा सा घबरा रहा था, लेकिन उससे लगा कि वो औरत किसी मुसीबत में होगी और उसकी मदद करना उसका फर्ज था। इसलिए सिद्धार्थ उस औरत की तरफ आगे बढ़ा। वो औरत धीमे धीमे रोए जा रही थी। सिद्धार्थ उस औरत के पास पहुंचता है और फिर से पूछता है, बाईसा, आप रात के इस वक्त यहां क्या कर रही हैं? और आप रो क्यों रही हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? आप मुझे बताओ, मैं आपकी मदद करूंगा। उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस रोती रही। सिद्धार्थ वहीं घुटनों के बल बैठा और उसने उस औरत के हाथ पर अपना हाथ रखा और कहा, बाईसा। सिद्धार्थ के छूते ही वो औरत चुप हो गई। उसका रोना बंद हो गया और सिद्धार्थ ने फिर से बोला, बाईसा, आप? और उसकी नजर उसके पैरों पर पड़ी, जो बुरी तरह से जले हुए थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी जला हो। तब उसकी नजर उस औरत के हाथों पर पड़ी और वे भी जले हुए थे। सिद्धार्थ जैसे ही कुछ बोलने गया तो उस औरत ने अचानक अपना सिर उठाया और सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ की नजर जैसे ही उस औरत पे पड़ी तो उसकी रूह कांप गई। उस औरत का चेहरा बुरी तरह जला हुआ था और उसकी आंखें एकदम सफेद। उसके मुंह से खून निकल रहा था और सिद्धार्थ को देखते ही वो औरत सिद्धार्थ की मां की आवाज में बोली, सिद्धार्थ बेटा। सिद्धार्थ हड़बड़ाते हुए बोला, मां। उस औरत ने जोरों की चीख लगाई। उसकी चीख सुनते ही सिद्धार्थ डर के मारे चिल्लाया और चिल्लाते चिल्लाते अपने बिस्तर से उठा। उसे कुछ देर समझ में ही नहीं आया कि यह सपना था कि हकीकत। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर मिस्टर बजाज और बूढ़े बाबा दौड़कर उसके कमरे में आ गए। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से पूछा कि क्या हुआ। सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया। सिद्धार्थ पसीने में लथपथ था। मिस्टर बजाज ने कहा कि कोई बुरा सपना देखा होगा और उसे पीने के लिए पानी दिया। सिद्धार्थ ने एक ही घूंट में सारा पानी पी लिया और बूढ़े बाबा से कहा, बाबा, हमें इसी वक्त हवेली जाना होगा। मां बहुत खतरे में है। मैंने एक ही रात में 3 बार अपने सपने में मां को जलते हुए देखा और एक बार मां को जली हुई हालत में देखा है। बूढ़े बाबा ने तुरंत उसकी बातों में हामी भरी और दोनों निकलने के लिए तैयार होने लगे। मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से गौरी को उठाने की बात कही तो सिद्धार्थ ने मना किया और गौरी को आराम की जरूरत है कहकर उसे साथ ले जाने से मना कर दिया। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा जैसे ही निकलने वाले थे तब सिद्धार्थ को याद आया कि उसकी कुल्हाड़ी गौरी के कमरे में रह गई थी। उसने मिस्टर बजाज से गौरी के कमरे से उसकी कुल्हाड़ी लाने को कहा। मिस्टर बजाज गौरी के कमरे में गए और थोड़ी देर में भागते हुए आए और हड़बड़ाते हुए कहा कि गौरी अपने कमरे में नहीं है, और वो पूरे सर्किट हाउस में कहीं नहीं थी। सिद्धार्थ ने भागकर पूरे सर्किट हाउस में खुद जाकर देखा और गौरी को जोरों से पुकारने लगा। बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज सर्किट हाउस के आंगन में और बगीचे में देखते हैं, गौरी का कहीं नामो निशान नहीं था। सिद्धार्थ ने रसोई बनाने वाले दयाल से भी पूछा कि उसने गौरी को कहीं जाते हुए देखा तो उसने कहा कि सुबह दरवाजा अंदर से बंद था तो कोई बाहर कैसे जा सकता है। सिद्धार्थ को यकीन नहीं हो रहा था कि गौरी फिर से गायब हो गई थी। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा, क्या वो फिर से जौहर करने उस कमरे में तो नहीं गई? सिद्धार्थ जानता था कि यह हो सकता है, इसीलिए वह हवेली जाने के लिए निकले। सिद्धार्थ, बूढ़े बाबा और मिस्टर बजाज तीनों भागकर हवेली की तरफ जा रहे थे। तभी गांव में कई लोग इकट्ठा हुए थे और कुछ परेशान भी दिख रहे थे। इन्होंने रुककर उनसे पूछा कि बात क्या थी तो गांव वालों ने कहा कि गांव की सारी औरतें रात से ही गायब है और किसी का नामो निशान नहीं है। सिद्धार्थ
और बूढ़े बाबा हैरान हो जाते हैं और उनको कहते हैं कि जरूर सब की सब हवेली में होगी। सिद्धार्थ और गांव वाले साथ में जैसे हवेली पहुंचते हैं तो जो देखते हैं वो हैरान रह जाते हैं। वे देखते हैं कि सारी औरतें लाल जोड़ा पहनकर हाथ में पूजा की थाली लेकर सिंदूर में रंगी हुई थी। जय भवानी का नारा लगाते हुए हवेली के भीतर जा रही थी। तब बूढ़े बाबा के मुंह से निकला, हे भगवान, ये सारी औरतें जोहर करने जा रही है। क्या इन औरतों को आग में कूदने से सिद्धार्थ रोक पाएगा? क्या था उस हवेली का राज जो अभी तक नहीं सुलझा था? क्या था राज सिद्धार्थ के उन सपनों का? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़।